वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब इसका कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या सीमाएं थी। तो यहाँ पे हम ये पूरा पैराग्राफ देखेंगे और लिखा क्या है यहाँ पे कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। यहाँ पे अगर हम स्वराज का कॉन्सेप्ट की बात करें तो हर कोई ग्रुप इस आइडिया को उससे रिलेट अपने आप को नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि सब कोई कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज को जानने लगे थे, सोचने लगे थे और उसको जस्ट सपोर्ट करने लगे थे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम उन ग्रुप्स की बात करेंगे जिन्होंने इन चीज़ों को तरीके से नहीं लिया, स्वराज को या किसी भी गांधी जी के मूवमेंट को एक्सेप्ट प्रॉपर वे में नहीं किया। तो हम यहाँ पे पहली बात करेंगे अनटचेबल्स की। अनटचेबल्स कौन? जिन्हें हम हिंदी में अछूत बोलते हैं। एसीज एंड एसटीज उस वक्त के जो होते थे, हम उन्हें पे अनटचेबल्स बोल रहे हैं। अब अगर हम उनकी बात करें तो ये लोग अपने आप को या इनको क्या कहा गया? ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब सताए गए हुए जो लोग थे, हम उनकी बात करें, खुद को दलित या ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पे ध्यान नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जितने भी कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज की जो पार्टी हुआ करती थी, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, मतलब ये क्योंकि कांग्रेस कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, जो पुराने ख्यालात की जो हिंदू सनातन पंथी थे, उनसे डरी हुई थी कांग्रेस। क्योंकि वो बहुत हाई कास्ट वगैरह के होते थे, रिच होते थे, फंडिंग वगैरह करते थे। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी को वही चलाते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोल दिया? महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जब तक अनटचेबिलिटी हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक स्वराज इंडिया में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। ही डिक्लेयर्ड अनटचेबल्स एज हरिजन। ये इंपॉर्टेंट है। ये हु डिक्लेयर्ड हरिजन्स एज अनटचेबल, सॉरी अनटचेबल्स को हरिजन किसने कहा? तो सिंपल सी बात है, गांधी जी ने कहा था। अब हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब लोग, तो भगवान विष्णु के लोगों को हमने हरिजन बोला है। और चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑर्गेनाइज सत्याग्रहs टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। कुल मिला के यहाँ पे हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उन्हें मंदिरों या जो पब्लिक पोन्स थे, सड़कें थीं, कुएं पर समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है। किसकी बात करें? गांधी जी। फिर हम ये भी बोलेंगे कि ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगीज, जिसे हम स्वीपर्स बोलेंगे, एंड परsuaded अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने लोगों से एक रिक्वेस्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि लोग अपना दिल को ना चेंज करें, अपना हृदय परिवर्तन करें और जो अनटचेबिलिटी का जो सिन है, आप उसे पाप समझते हो, उसको छोड़ दें। ठीक है। और बहुत जगह तो उन्होंने जो भंगीज वाले काम होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उनको साफ किया उन्होंने। गांधी जी ने बड़ी बड़ी जातियों से रिक्वेस्ट किया कि अपना हृदय परिवर्तन करें और जो अनटचेबिलिटी का जो सिन है उस चीज़ को छोड़ दें, उसे पाप मानना छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता ने अपने ग्रुप को या अपने ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स था, उनका जो पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन था वो ढूंढना चाहते थे और वो ग्रुपिज्म में लग गए। हम किसकी बात कर रहे हैं? अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो थी बेसिकली प्रॉब्लम्स की, उनको अपनी ही कम्युनिटी में ढूंढना शुरू कर दिया ग्रुपिंग करके। एंड उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और डिमांड करने लगे। किस चीज़ की डिमांड करने लगे? रिजर्व सीट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लगे कि भाई सेपरेट हमें इलेक्टोरेट दे दो, ग्रुप दे दो, एरिया दे दो, जहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही कॉन्टेस्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम ये बोलेंगे कि
यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। इनका ये सोच था कि अगर हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमें कुछ पावर मिलेगा, पावर मिलने से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। अब दलितों ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमारा हुआ था, गांधी जी ने किया था, उनमें इनका पार्टिसिपेशन कैसा था, लेस था। स्पेशली अगर महाराष्ट्र नागपुर की बात करें तो यहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत था। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में इनका ऑर्गेनाइजेशन या इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे। हु वाज बी आर अम्बेडकर? तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, सबको पता है बी आर अम्बेडकर हमारे कौन थे। तो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ दलित फैमिली एंड ही is also known as the father of our Indian Constitution माने जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे जिनका नाम था अंबेडकर। इन्होंने भी क्या किया, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इस एसोसिएशन का नाम देख लेना। और इन्होंने दलितों को इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत डाला। अच्छा, अब हम आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि he believed that the separate electorate for Dalit would slow down the process of the integration into society. That's why Gandhi ji began to fast into death. Basically starting में जब अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया था तो गांधी जी और अंबेडकर जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहाँ गए, लंदन। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की डिमांड को कंसीडर किया कि ठीक है वी विल गिव, राइट। लेकिन गांधी जी कहाँ चले गए, आमरण अनशन पे, फास्ट एंड टू डेथ, मतलब कि अनशन पे, स्ट्राइक पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है। अच्छा, ही बिलीव दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट, इनका ये सोच था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना वो डेफिनेटली सोसाइटी में इंटीग्रेशन लाएगा, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, ठीक है। एंड एट लास्ट समय बीतता गया और एट लास्ट अंबेडकर जी ने गांधी जी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ विच थिंग, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट, राइट। पूना पैक्ट में फाइनली उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में जो समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पे, तो अंबेडकर ने उनका फाइनली अल्टीमेटली उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट का जो ईयर है वो मस्ट है 1932, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की, हम बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस की, कि डिप्रेस्ड क्लासेस को फाइनली इसने रिजर्व सीट्स का इन्होंने बोला कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन हमें रिजर्व सीट्स चाहिए प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट ये जो रिजर्व सीट्स होंगी या जो भी इलेक्शंस होंगे वो बेसिकली हमारी जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कोई ऐसा कुछ एससीज और एसटीज का ही इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल इलेक्टोरेट की ही बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, दोबारा सुनो एक बार बड़े ध्यान से, कि यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को मान लिया तो गांधी जी कहाँ पे चले गए, अनशन पे चले गए। अब उनका मत ये था कि जितने भी एससीज एंड एसटीज के लिए अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था अगर की जाती है तो सोसाइटी में इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कम पड़ जाएगा या धीमे पड़ जाएगा। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कर लिया अंबेडकर जी ने और गांधी जी ने, राइट। इससे जो एससीज थे जिन्हें बाद में डिफरेंट कास्ट, शेड्यूल कास्ट वगैरह या की बात अगर हम करते हैं उनसे जाना गया उनके नाम से, तो वो सेंट्रल और जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनमें तो उनको रिजर्व सीट्स मिल गई। हालांकि उनके लिए अगर हम वोट की बात कर रहे हैं या इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। लेकिन फिर भी जो एससीज आंदोलन थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट था, हर चीज़ को ये लोग शंका की दृष्टि से देख रहे थे, शक भरी नज़रों से देख रहे थे। Next, the Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance in 1927. It appeared that such a unity could be forged.
तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश किया इन लोगों ने। और अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई थी, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि Muslim League was willing to give up demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Cultural Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces। मतलब ये कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में, सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दे दी जाए और बहुत महत्वपूर्ण प्रांत जैसे बंगाल और पंजाब की अगर बात करें, वहाँ पे मुसलमानों को आबादी के अनुपात में अगर हम उनको स्कैटर्ड करने की कोशिश करें या अगर हम उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर बना दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार है। तो जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स के सवाल पर ये एक बात बहस या हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार का एक स्ट्रगल सा चल रहा था, राइट, कि 1928 में आयोजित एक प्रॉपर जिसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक हिंदू महासभा के एमआर जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे जो प्रयास थे उसकी खुले आम इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इस चीज़ों को 1928 में क्रिटिसाइज़ किया। और जिससे इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो उस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम लीग के नेता जो थे, मोहम्मद अली भी जिनमें से इसका नाम था, अगर मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षित सीटें दे दी जाएं तो मुस्लिम जो मेजॉरिटी वाले जो एरियाज है जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी का अनुपात, राइट, में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वे मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे एक मिनट तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितने भी नेगोशिएशंस की अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यू चल रहे थे रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर की कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ 1928 में, जो डिस्पेड हुआ तब जब एमआर जयकर ने हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज किया इन कॉम्प्रोमाइज़ को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।